जय हिंद साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। फाइनली बिहार पुलिस 21,391 आपकी फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दी गई है। फाइनली 21,391 बच्चों की भविष्य संवर चुकी है। 1 जून से आपकी योग्यदान होने वाली है। अब आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, योग्यदान में क्या होता है, ज्वाइनिंग कब होगी, सैलरी कब से स्टार्ट होगी, मेडिकल कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, क्या मेरा डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएगा, जो योगदान का डिस्ट्रिक्ट है क्या वहीं पे पोस्टिंग होगी, वहीं पे मेरी ड्यूटी होगी, वहीं पे ट्रेनिंग होगी। एक एक सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये कंप्लीट वीडियो है। यदि आपके दिमाग में कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन चल रहे होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बिहार पुलिस 21,391 कल सीएसबीसी के चेयरमैन के द्वारा लाइव आके आपको सारी बातें बताई गई। 21,391 में जितने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सबको ऑल दी बेस्ट। लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, फाइनल मेरिट से आउट हो गए या फिजिकल से आउट हो गए, उनके लिए भी जो है बहुत अच्छी बात बताई गई सीएसबीसी के चेयरमैन के द्वारा कि जो आपकी नई वैकेंसी 19,838 पोस्ट पे चल रही है, इसके एग्जामिनेशन आने वाले 2 से 3 मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। और उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको तैयारी में रहना है। बहुत जल्द उसका एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा आपको। अब रही बात इनकी 21,391 की कि क्या कैसे देखने को मिलेगा। देखिए, योग्यदान आप जब नोटिस डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका रिजल्ट दिखाएगा, आपका रोल नंबर, फिर आपका नाम और फिर आपकी पोस्टिंग या आपकी योगदान डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट अलॉट जो हुआ है वो दिखाएगा। ठीक, अब उसमें और भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होगी। जब नीचे आप स्क्रॉल करके जाइएगा तो आपको आपकी कट ऑफ भी दिखाई देगी कि कट ऑफ आपकी कितनी पे उठाई गई है। और बिहार पुलिस मतलब सीएसबीसी पहली बार जो है ऐसा किया है कि आपकी कट ऑफ रिलीज किया है। जी हाँ, अब जो 21,391 में जिनकी सिलेक्शन हो गई उनके लिए तो कट ऑफ ये मतलब समझ लो कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो गई। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कट ऑफ पे विचार करना चाहिए। देखिए, फिजिकल के लिए आपकी कितनी कम कट ऑफ गई है। ये जनरल वाले 8,526 लड़के सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें इनकी फिजिकल की कट ऑफ मात्र 68 नंबर गई है। मात्र 68 नंबर जो लाया है। खैर, ये 68 नंबर पे कुछ चुनिंदे ही लड़के होंगे। 72 नंबर 70 प्लस जो नंबर फिजिकल में लाए हैं वो सबसे ज्यादा लड़के होंगे। और देखो, इसमें जो आपकी एससी है, एससी कैटेगरी की मात्र 50 नंबर ला के बच्चे जो है सिलेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह से भी मार्क्स लाने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। स्क्रीन पे एक बार आप रोक के वीडियो देख लीजिए, कितना कम मार्क्स लाने के बाद भी सिलेक्शन आपकी हो गई है। और ये मेल फीमेल दोनों की कट ऑफ मिक्स है, ये नहीं कि अलग अलग है, मेल फीमेल दोनों की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। तो कट ऑफ से यहाँ पे ये सीख मिल रही है कि बस आपको रिटर्न निकाल लेना है। फिर फिजिकल अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से भी निकाल लेते हो, नॉर्मल जो आपकी नंबर्स हैं उस पे भी जो है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है बाबू, इस चीज को समझ गए। अब पीडीएफ जब आप देखोगे तो पीडीएफ में आपका नाम दिया गया है और नाम के साथ साथ आपकी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दिया गया है। इसका मतलब क्या है सब कुछ बताएंगे। पहले आपके योगदान के बारे में बता देते हैं। देखिए, 1 जून से 30 जून के बीच में आपकी योगदान होनी है। आपका रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद क्या काम है योगदान का। अब 1 जून से 30 जून के बीच में जो आपकी योगदान होनी है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है आपके रिजल्ट के सामने, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको पुलिस लाइन में जाना है। ध्यान से सुनिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पुलिस लाइन में जाना है और वहीं पे आपकी योगदान होगी। खैर, आपकी जो रिजल्ट पब्लिश की गई है उसमें बेकायदा जो है सब कुछ लिख दिया गया है। फिर नीचे में जो है आइएगा स्क्रॉल करके, तो आपके जो अधिकारी आपके उस डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कराएंगे उनका भी नाम दे दिया गया है। जैसे पटना में वरीय पुलिस अधीक्षक जो है आपकी पटना में जो है नियुक्ति करने वाले अधिकारी होंगे। यहाँ पे 16 से 27 लड़कों की योगदान होनी है। उसी तरह नालंदा में जो है 731 बच्चों का होना है, जिसमें पुलिस अधीक्षक कराएंगे नालंदा में। तो ये सारे लोग कहाँ मिलेंगे, आपके पुलिस लाइन में। अब आपको पता कैसे चलेगा क्या क्या होगा, इसको समझिए। देखिए, 1 से 30 के बीच में आपकी योगदान सुनिश्चित है। तो 1 से 30 के बीच में कभी भी आपकी योगदान हो सकती है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप बेरोजगार हो आज के डेट में, तो आपको 1 तारीख को ही पहुंच जाना चाहिए। आपको 1 तारीख को ही अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाना चाहिए योगदान कराने। योगदान कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगी, कौन क्या क्या लेके जाना है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, योगदान कराने के लिए
सबसे पहले तो आप वहां जाइएगा तो आपकी सारी प्रक्रियाएं होंगी। सबसे पहले तो आपकी जो है डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक की जाती है और फिर आपकी योगदान की प्रक्रिया कराई जाएगी। योगदान में आपकी जो है डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद से मेडिकल कराई जाती है। जैसे आप मेडिकल पास हो जाते हो, जैसे आप मेडिकल पास होते हो, जो कि मेडिकल वाले सेक्शन में मैंने बात किया है कि आपकी मेडिकल कैसे होगी। मेडिकल अमूमन आपकी सदर अस्पताल में ही होती है। तो जैसे आप मेडिकल पास होते हो उसके अर्ली मॉर्निंग आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है और उसी दिन से आपकी सैलरी बनने लगती है 35,000 रुपया प्रति मंथ। उसी दिन से आपकी सैलरी प्रति मंथ बनने लगेगी। फिर मान लेते हैं कि आपकी जैसे 1 जून से स्टार्ट हो रहा तो आपकी 20 तारीख तक मेडिकल होती है, तो 20 से 10 के बीच में जितनी आपकी सैलरी बनेगी आपको भेज दिया जाएगा। फिर अगले मंथ से जो है हर 1 तारीख को आपकी सैलरी आने लगती है। ठीक, तो इस बात को समझ गए। मेडिकल जैसे आप पास होखिएगा तैसे आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी जमा कर ली जाएगी। मैट्रिक इंटर का जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसको जमा कर लिया जाता है। फिर फ्यूचर में यदि आपको निकालना है तो 2-3 मंथ बाद आप निकाल सकते हो एप्लीकेशन लिख के कि हमको यहाँ आवश्यकता है, आपको मिल जाता है। तो ये आपकी काम होती है। अब एक बड़ा सवाल आ रहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो मैं आपको रफली बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने डीबीपीएसटी के समय इस्तेमाल किया था वही डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपकी नहीं लगने वाली है। ऐसे जब आप ये नोटिस डाउनलोड करोगे तो इस नोटिस में भी जो है आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात की गई है कि चयनित अभ्यर्थियों को योगदान हेतु विनिष्ठ मूल प्रमाण पत्र, अभिलेख, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, गृह रक्षक, जाति एवं आवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जाति सह आवासीय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सारे। उसके बाद कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस, फिर ट्रांसजेंडर का, स्वतंत्रता सेनानी का, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपकी लग सकती है। फिर आपकी पहचान पत्र में मतदाता वाला या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड ये सब लग सकता है। ये तो आपके नोटिस में लिखा गया है। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगी, सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तीनों में से कोई एक ले लेना है। 10-15 फोटो ले लेना है, ठीक। उसके बाद से अपना मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट ले लेना है, मार्कशीट ले लेना है और एडमिट कार्ड ले लेना है। तीनों डॉक्यूमेंट्स ले लेना है, ठीक। उसके बाद से आप छूट क्लेम किए हो SC ST OBC EBC और EWS, ये अपना छूट वाली डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और उसके बाद से अपनी निवास सर्टिफिकेट ले लेंगे। और जो भी ट्रांसजेंडर है अपने ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट ले लेंगे। और जो भी अपना स्वतंत्रता सेनानी है अपनी स्वतंत्रता सेनानी वाली डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। जो होम गार्ड वाले हैं वो होम गार्ड का अपना डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। बस ले जाना है और आपको जो है अपनी दिखा देना है। अब देखिए वहां पे जो है जब आपकी योगदान होगी उसी दौरान एक दिन आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होगी, जिसमें आपसे 3-4 तरह के फॉर्म भरवाए जाएंगे। एक तो आपकी डॉरी फॉर्म होगी दहेज वाली, कि फ्यूचर में हम दहेज नहीं लेंगे। दूसरा आपकी जो होगी वो आपकी जो है कैरेक्टर्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड होगी, जिसमें आप जो है ये कहिएगा, मतलब आप जो है ये स्वीकार करिएगा कि हमारे ऊपर कोई FIR नहीं है, हमारा कैरेक्टर ठीक है। जो आपके थाना पे आके वेरिफिकेशन होता है, जो आपके पुलिस थाना पे आता है, जो आपका नजदीकी थाना है वहां पे आएगा और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा। तो ये आपकी एक डॉक्यूमेंट्स होगी। एक दो और जो है आपसे फॉर्म भरवाई जाती है, तो कुल 3-4 फॉर्म भरवाया जाता है, जो आप वहां पे जाइएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है जी। इस बात को समझ गए। देखो एक एक चीज मैं बता रहा हूँ कि क्या कैसे होता है, गहराई से आप लोग समझिए। फिर जब आपका ये प्रक्रिया हो जाता है फिर आपका एक दिन मेडिकल हो जाएगा। सबकी मेडिकल लगभग एक ही दिन करवा ली जाती है, ठीक। अब इसी बीच में जब आपकी योगदान हो जाएगी, मेडिकल हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ज्वाइनिंग के बाद अब जो है आपकी ट्रेनिंग वाली कार्यक्रम चालू होती है, जिसमें आपको जो है बैरक अलॉट कर दिया जाता है। खैर जब आप योगदान कराने जाओगे तभी ही आपको बैरक वगैरह दे दिया जाएगा, तो अपना किट बिस्तर सब कुछ लेके जाना है, जो कि किसी अदर वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि क्या क्या लेके जाना है। अब एक बड़ा सवाल आता है कि 1 जून से 30 जून के बीच में आपकी योगदान होनी है तो कब जाना है। जो कि मैंने बताया, आप बेरोजगार हो तो आपको 1 तारीख को ही चले जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 1 जून से आपकी योगदान हर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट नहीं करेगा। क्या होगा कि कोई डिस्ट्रिक्ट किसी डेट से स्टार्ट करेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट किसी डेट से स्टार्ट करेगा, कोई 10 से स्टार्ट करेगा, कोई 5 से, कोई 7 से, कोई 20 से भी। अपने मतलब कि मैनेजमेंट के हिसाब से जो है वे लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि पटना में ही 1700 लड़कों के आसपास जो है जाएंगे योगदान कराने, तो उसमें से अगर 100 लड़के भी चले जाते हैं तो वहां पे जाएंगे तो आपको नोटिस लगा दिया जाता है कि अमुक दिन से जो है आपकी डीबी मतलब कि योगदान कराई जाएगी, तो आपको उस डेट तक जाना होता है। अब आपका एक बड़ा सवाल आएगा कि सर पता कैसे चलेगा।
अगर आप सीरियस हो तो आप 1 तारीख को जाओ, वहां पे पुलिस लाइन में पूछ लो, आपको बता दिया जाएगा। 1 तारीख को ना जाकर 2-3 तारीख को जाओ, ठीक, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि आपकी योगदान कब से हो रही है। अगर मान लेते हैं कि सभी लोग चले जाते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है ना कि इसमें मैनेजमेंट में जो है अधिकारी भी खाली रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो आपका ज्वाइनिंग वाला अधिकारी है वो भी तो अवेलेबल रहना चाहिए। खैर उनकी शेड्यूल बहुत टाइट रहती है, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए वो समय निकाल लेते हैं। बस कहने का मेरा मतलब ये है कि 1 जून से 30 जून के बीच में आपको जो योगदान करानी है, वो जरूरी नहीं है कि 1 तारीख से स्टार्ट होगा, कहीं कहीं पे 10 तारीख से, कहीं कहीं पे 5 तारीख से, कहीं कहीं पे 15 तारीख से भी स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है, वहां पे जाना है और अपना जो है पता कर लेना है, फिर जिस डेट को बुलाया जाए उस डेट को चले जाना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, महिला हो पुरुष हो, योगदान कराने जाओ तो अपने साथ एक बंदे को जरूर लेकर जाओ। वो बंदा आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी को अपने साथ जरूर लेके जाना है। और पैसा भी कुछ लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे मेस डाइट वगैरह भी जमा करना होता है, फिर बहुत सारे सामान भी खरीदने होते हैं। ठीक, तो ये आपकी संपूर्ण जानकारी हुई योगदान से रिलेटेड। अब 1-2 क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ रहा है कि सर ये जो मेरा अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है ये क्या है। ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है ना, वहीं पे आपकी योगदान होगी और वहीं पे आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी, मतलब पोस्टिंग प्लेस है, लेकिन ट्रेनिंग आपकी वहां पे नहीं होगी। ट्रेनिंग के लिए अलग से लिस्ट निकाली जाएगी और फिर वहां पे जाके आपको ट्रेनिंग करना होगा, आपको दूसरे जगह पे जाके ट्रेनिंग करना होगा। जरूरी नहीं है कि वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होगी, लेकिन हाँ पोस्टिंग और आगे की जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं सब वहीं पे आपकी होने वाली है। तो बात को समझ गए। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हो।